Good morning, students. In our last class, we have discussed the Hertz and Helmholtz experiment, right? Um, Now, today we are going to start with our next topic, that is the Lennard experiment. Basically, Hertz और Helmholtz ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था लेनार्ड ने। और लेनार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया कि what are the various aspects of the photoelectric effect that we can understand with the Lenard's experiment, right? तो लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इस चीज़ को भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से एक्सप्लेन किया सर था। तो हमको पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और यहाँ से जो रिजल्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट बनते हैं इस चैप्टर में कि इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो रिजल्ट्स उन्होंने कंक्लूड किए उन रिजल्ट्स के कारण हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिला। दैट ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिसाइड हियर, डिस्कस हियर, राइट। सो बेसिकली लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो हर्ट्ज और हॉलबॉक के ही एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। उन्होंने भी इस तरीके से एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो प्लेट्स जो नेगेटिव टर्मिनल पे थी, दैट वाज कैथोड, एंड एक प्लेट जिसको कि पॉजिटिव टर्मिनल पे रखा गया एंड दैट वाज नेम्ड एज एनोड, राइट। इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पर उन्होंने एक डक्ट दिया इस तरीके से। बेसिकली दिस वाज द क्वार्ट्ज विंडो। ये एक क्वार्ट्ज की एक विंडो थी जहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एंटर कर पाएगी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, राइट। सो दिस वाज द क्वार्ट्ज विंडो दैट दे हैव टेकन हियर। ये हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में नहीं थी, बट दिस वाज द एडिशनल थिंग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, राइट। इसके बाद इस कैथोड और इस एनोड को उन्होंने इस तरीके से एक बैटरी से जोड़ दिया। वहां पे उन्होंने डायरेक्टली बैटरी से जोड़ा था हर्ट्ज और हॉलबॉक ने, बट यहाँ पे उन्होंने उसको इस तरीके से जोड़ा। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया, राइट, एंड यहाँ पे उन्होंने एक ए मीटर लगाया। वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को मेजर कर सकता है और जो करंट है वो जो करंट है दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन मीटर, राइट। नाउ इस यहाँ पे उन्होंने दो कीज दी इस तरीके से, और इन दो अल्टरनेट कीज की हेल्प से जो टर्मिनल है, हमको पता है कि हमको हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमको पता है कि अगर हम टर्मिनल्स चेंज करेंगे तो टर्मिनल्स चेंज करने से जो करंट है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो पाएगा। तो बार बार आपको टर्मिनल्स चेंज ना करने पड़े, इसके लिए उन्होंने इस तरीके से दो कीज की हेल्प से सर्किटरी जो है उसको चेंज किया। यहाँ पे उन्होंने दो कीज का यूज किया, K1 और K2। इन दो अल्टरनेट कीज की हेल्प से आप जो बैटरी है उसके टर्मिनल्स को चेंज कर सकते हो। मतलब कैथोड से एनोड की तरफ या एनोड से कैथोड की तरफ किस डायरेक्शन में हमको करंट फ्लो करवाना है, किसको हमको ज़्यादा पोटेंशियल पे रखना है, किसको कम पोटेंशियल पे रखना है, ये चीज़ हम अल्टरनेट ऑर्डर्स में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कीज, राइट। यहाँ पे एक और की लगा दी जिससे कि हम एक्सटर्नल सर्किट में करंट को कंट्रोल कर पाए। यहाँ पे उन्होंने एक रियोस्टेट लगा दिया। रियोस्टेट से हम करंट की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। ऑल्सो यहाँ पे उन्होंने दो बैटरीज लगा दी इस तरीके से। इस तरीके से उन्होंने दो बैटरीज लगा दी। बेसिकली दो बैटरीज का मतलब ये है कि जब आप इस वाली की को क्लोज रखेंगे तो करंट जो है वो एक बैटरी से फ्लो होगा, दैट इज इस वाली बैटरी से, और जब आप इस वाली की को क्लोज रखेंगे तो करंट जो है वो इस वाली बैटरी से फ्लो होगा। सो ऐसा करने से क्या होगा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है उसको आप अल्टरनेट ऑर्डर्स में चेंज कर सकते हो, राइट। इसको हम समझते हैं, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जब हम इस एक्सपेरिमेंट की वर्किंग को डिस्कस करेंगे वहाँ पे आप इजीली समझ जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे क्वार्ट्ज विंडो के थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इस कैथोड ट्यूब पर इंसिडेंट करवाया, राइट। जब एक प्रॉपर इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैथोड ट्यूब पर इंसिडेंट करवाया गया तो उसके कारण जो एटम है वो एक्साइट हो गया, और यू कैन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड एनर्जी स्टेट्स में जाएंगे।
और चूंकि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड एनर्जी स्टेट्स में जा रहे हैं, तो इसके कारण वो अपनी मेटल सरफेस से बाहर आने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड से बाहर आ गए, और कैथोड से बाहर आने के बाद वो एनोड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एनोड इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, राइट। जो एनोड है वो कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, राइट। नाउ लेनार्ड ने बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंसिडेंट करवाई वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी, एज वेल एज उन्होंने अलग अलग इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंसिडेंट करवाया, राइट। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंसिडेंट हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी अलग अलग है, और इससे मिलने वाले रिजल्ट्स के बेसिस पे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स में भी काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस जो हैं वो आते हैं, राइट। Here W is the quartz window with the help of which the electromagnetic radiation can enter the डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड और एनोड जो है वो दो मेटेलिक प्लेट्स हैं। कैथोड इज द इमिटर एंड एनोड इज द कलेक्टर, राइट। इन दोनों प्लेट्स को हम इलेक्ट्रोड्स बोल सकते हैं। जो कैथोड है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है विद रिस्पेक्ट टू द एनोड। इन दोनों को एक पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से डिवाइड किया गया है। ऑल्सो यहाँ पे दो कीज लगाई गई हैं, दो कीज की हेल्प से हम करंट के डायरेक्शन को अल्टरनेट ऑर्डर्स में चेंज कर सकते हैं, राइट। इसकी वर्किंग सेम रहेगी जैसे कि हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैथोड पे इंसिडेंट हुई, उसके कारण एटम्स एक्साइट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे है कैथोड के रिस्पेक्ट में। और चूंकि करंट जो है वो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण करंट जो है वो फ्लो होता है, बिकॉज करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्जेस। और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो बहुत कम होगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी, एंड इट रेंजेस इन द माइक्रो एमीटर, राइट। जो करंट फ्लो होगा वो माइक्रो एमीटर की रेंज में फ्लो होगा विद दिस एक्सपेरिमेंट। दैट इज द करंट, जो करंट फ्लो होगा वो बहुत फीबल करंट होगा। नाउ अब इसके रिजल्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमको हर्ट्ज और हॉलबर्ग ने भी समझा दी थी, बट लेनार्ड ने इसके रिजल्ट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया, और उन्होंने हमको ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में चेंज करने से या मेटेलिक प्लेट्स में चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमको डिटेल में एक्सप्लेन की थी। तो इसके रिजल्ट्स को हमको डिटेल में एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग हियर, राइट। सो सबसे पहला उन्होंने समझाया था कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन आप इंसिडेंट करवा रहे हो यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उस रेडिएशन की इंटेंसिटी पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बेसिकली क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं, और अगर मैं इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को चेंज करता हूँ तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमको समझाई थी, राइट। सो बेसिकली उन्होंने इसको एक ग्राफ की हेल्प से समझाया। उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, उन्होंने बहुत सारी अलग अलग इंटेंसिटी की रेडिएशंस को इंसिडेंट करवाया, और इसके बेसिस पे जो करंट फ्लो हो रहा था उसको उन्होंने इस एमीटर की हेल्प से मेजर किया। अब जो उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आए थे उसके बेसिस पे उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने दो चीज़ों के बीच में, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट को उन्होंने y एक्सिस पर लिया, और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को उन्होंने x एक्सिस पर लिया। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को उन्होंने x एक्सिस पर लिया, और जब उन्होंने ये ग्राफ प्लॉट किया तो उनको जो रिजल्ट मिला वो एक इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिली, राइट।
और इस स्ट्रेट लाइन को देखकर आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे हम इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ता जाएगा। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा निकल रहे हैं, राइट। चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is directly proportional to the photoelectric current, right? इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। अगर आप इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी ज़्यादा लेते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़्यादा होगा। या इसको आप ये भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी पे क्या चीज़ डिपेंड कर रही है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होंगे, राइट। और एक चीज उन्होंने ये तो हो गया इंटेंसिटी का रिलेशन विद द हेल्प ऑफ करंट। अब उन्होंने हमको ये भी बताया था कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन लेने पर कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, कितना करंट फ्लो होगा, ये चीज भी उन्होंने हमको समझाई थी कि फ्रीक्वेंसी में चेंज करने से जो करंट है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, राइट। वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम डिस्कस करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का क्या इफेक्ट होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से अफेक्ट करेगा फोटो करंट को, वो चीज़ यहाँ पे हम समझते हैं, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या इफेक्ट हो सकता है करंट पे, उसको समझते हैं। तो अगर मैं इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखता हूँ, राइट। Suppose I have taken the intensity and frequency of the incident radiation to be constant. मैं इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ इंसिडेंट रेडिएशन की। उस केस में अगर मैं एनोड जो कि पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, अगर मैं एनोड का पोटेंशियल बढ़ाता हूँ, राइट, मैंने फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है, और अगर मैं एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल अगर मैं बढ़ाता हूँ तो उस केस में क्या होगा कि एनोड अब ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पे है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, और चूंकि अगर एनोड ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पे है कैथोड के रिस्पेक्ट में तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और ज्यादा तेजी से एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, राइट। और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा तेजी से एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो जो करंट होगा वो कैसा होगा, current the value of current flowing through the circuit will get increase here, right। So जब हम इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें और एनोड के पॉजिटिव, और एनोड जो कि पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, अगर हम उसका पोटेंशियल और ज्यादा इंक्रीज करें तो क्या होगा कि जो करंट है वो इंक्रीज होगा। अब अगर मैं एनोड के पोटेंशियल को कम करता हूं, अगर मैं एनोड के पोटेंशियल को डिक्रीज करता हूं, कम करता हूं, तो उससे क्या होगा कि चूंकि कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, और आपको पता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ नहीं जा पाएंगे, और मैं ये बोल सकता हूं कि केवल कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ जा पाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, राइट। पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स जा पा रहे थे, बट अब चूंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ नहीं जा पाएंगे, और केवल वही इलेक्ट्रॉन्स जा पाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सफिशिएंट हो, या काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा हो, राइट। तो ऐसा होने से नाउ जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कम हो जाएगा, राइट।
मतलब एनोड का पोटेंशियल अगर बढ़ाया तो करंट बढ़ेगा, और अगर एनोड का पोटेंशियल हमने कम किया तो जो करंट है वो कम होगा, राइट। अच्छा, जब आप करंट बढ़ा रहे हो, जब एनोड का पोटेंशियल हमने बढ़ाया और करंट बढ़ा, तो ऐसा एक कंडीशन तक ही होगा। ऐसा नहीं कि हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएं और करंट हमेशा बढ़ता जाएगा। एक लिमिट तक ऐसा होगा कि पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आप पोटेंशियल को कितना भी बढ़ा दो तो करंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। मतलब एक सर्टेन लिमिट तक पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करने के बाद हम पोटेंशियल को कितना भी बढ़ा दें, करंट जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, और उस पर्टिकुलर वैल्यू को, उस पर्टिकुलर करंट को बोला जाता है सैचुरेशन करंट। मतलब मैक्सिमम करंट, किसी पर्टिकुलर वोल्टेज को बढ़ाने पर जो मैक्सिमम करंट किसी सर्किट में से फ्लो हो सकता है, उस मैक्सिमम करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, राइट। सिमिलरली जब आप पोटेंशियल को कम करते जा रहे हो तो पहले तो करंट कम होगा, लेकिन अगर आप और ज्यादा कम करते गए तो एक सर्टेन लिमिट ऐसी आएगी कि अब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे, और अब जो करंट होगा वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, राइट। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन भी कैथोड से एनोड की तरफ नहीं जा पाएगा। दैट इज जो करंट है वो बिल्कुल रुक जाएगा, उस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होगा, और उस पर्टिकुलर पोटेंशियल को जिस पर कि बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होता है उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। वो पर्टिकुलर वैल्यू जिस पे करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, राइट। तो इस तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें चेंज करने पर जो रिजल्ट्स हैं उसमें भी ड्रास्टिक चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स जो हमने यूज की वो दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट बनती हैं, दैट इज सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल। सैचुरेशन करंट वो करंट है कि पर्टिकुलर वोल्टेज पे मैक्सिमम करंट जो किसी सर्किट में से फ्लो हो सकता है, उससे ज़्यादा अगर मैं पोटेंशियल को बढ़ाऊं तो करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर मैं वोल्टेज को कम करते जाऊंगा तो उससे इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली एनोड तक आने में दिक्कत आएगी, और एक पॉइंट जहाँ पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन, नॉट इवन सिंगल इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ आ पा रहा है, तो जो करंट फ्लो होगा वो बिल्कुल जीरो होगा, और उस कंडीशन को हम बोलेंगे, उस पर्टिकुलर पोटेंशियल को हम बोलेंगे कट ऑफ पोटेंशियल, राइट। अगर हम इसको एक ग्राफ की हेल्प से समझें तो किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, लेट अस हैव डिस्कशन ओवर देयर। The thing that we have just discussed here, उसको अगर हम एक ग्राफ की हेल्प से समझें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन सकता है, राइट। हियर द एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द एनोड पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे हम एनोड की ही पोटेंशियल को बढ़ा या कम कर रहे हैं, तो एनोड के पोटेंशियल को हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया, और एनोड के पोटेंशियल को कम ज़्यादा करने से जो करंट है उसकी वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो चीज़ हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, राइट। तो करंट जो कि माइक्रो एमीटर में फ्लो हो रहा है उसको मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया है इस तरीके से। नाउ यहाँ से अगर मैं इन दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो निकालना चाहूँ, तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा, दैट विल बी कुछ इस तरीके से जो कर्व्स हैं वो हमको मिलेंगे लाइक दिस, राइट। इस तरीके से कुछ कर्व्स जो हैं वो हमको यहाँ पे मिलेंगे। ये मान लिया मैंने I1 करंट, ये I2 करंट, और ये जो है वो I3 करंट। वी हैव सपोज्ड जो वैल्यू, जो करंट फ्लो हो रहे हैं, एक पॉइंट पे जाने के बाद ये तीनों करंट की वैल्यू सेम हो जाएगी हियर। सो इसको मैंने मान लिया I3, I2 और I1 इस तरीके से। वेयर I1 करंट जो फ्लो हो रहा है उस समय जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने मान लिया ν1, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई ν2, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई ν3, राइट।
तो यहाँ से आप ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हो, इस समय जो पोटेंशियल था वो V01, पोटेंशियल V02, पोटेंशियल V03। तो इस तरीके से जो करंट है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा उस कंडीशन में, राइट। सो यहाँ से हम एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फ्रीक्वेंसी का भी एक इफेक्ट होता है करंट पर, राइट। मतलब आप किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन, किस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लो जिससे कि जो करंट है वो कम या ज़्यादा फ्लो हो। मतलब हम कितनी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लें, उस पर भी जो करंट है वो डिपेंड करेगा। और बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे क्या चीज़ डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे डिपेंड करता है कि कितने जो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, राइट। मतलब कि अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा अगर फ्रीक्वेंसी कम तो काइनेटिक एनर्जी भी कम। तो दो चीज़ें हम लोगों ने समझी, इंटेंसिटी बढ़ाने या कम करने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट होंगे, और फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करने पे फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करने पे फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करने पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो अफेक्ट होती है, राइट। ये तो तब ये वो कंडीशन जब हम फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखूं, जैसे कि मेरी कंडीशन थी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए ग्राफ प्लॉट करता हूं तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। हमने फ्रीक्वेंसी जो पोटेंशियल है उसको कांस्टेंट रखा है, जब हम पोटेंशियल को कांस्टेंट रखें तो इस तरीके से जो करंट है वो फ्लो होगा, दिस विल बी I1, I2 एंड I3, राइट। मतलब जैसे जैसे एनोड का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी, अगर आप पोटेंशियल को कांस्टेंट रख रहे हो तो उस कंडीशन में भी, राइट। और यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही है, दैट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब हाफ mv², मास तो चूंकि कांस्टेंट है, इसका मतलब जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से एक्सेलरेट होंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, राइट। सो हमने दो चीज़ें समझी अभी तक कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या इफेक्ट होगा करंट पे। दूसरी चीज़ हमने समझी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, राइट। फ्रीक्वेंसी का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। फ्रीक्वेंसी का कंट्रीब्यूशन हमने ग्राफ की हेल्प से थोड़ा सा डिस्कस किया, उसको डिटेल में समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कम ज़्यादा करने से किस तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो अफेक्ट होती है, right. So that's all for today's class, students. The further topics we are going to discuss in our next class. Thank you.